तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रॉमिस नेवरलैंड के सीज़न 2 के एपिसोड 2 के बारे में, जो कि अपने एक्चुअल टाइमिंग से डिले होने के बाद अल्टीमेटली आ चुका है। मैं पर्सनली द प्रॉमिस नेवरलैंड के सीज़न 2 के एपिसोड 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एपिसोड 1 ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दिया था और मैं साथ ही साथ इसके ब्रेकडाउन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाय द वे, द प्रॉमिस नेवरलैंड सीज़न 2 के एपिसोड 1 को हम हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद उसे चेकआउट ज़रूर करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम उस एपिसोड को ब्रीफली समराइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्फनेज को एस्केप करने के बाद सारे ऑर्फन्स के सामने बस एक ही गोल होता है, जो कि है मिस्टर मिनर्वा तक पहुंचना, क्योंकि वही उन्हें बचा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए उन लोगों को जो भी सारे रिसोर्सेज चाहिए वो उनके पास अवेलेबल भी हैं। लेकिन जब वो सारे ऑर्फन्स अपने रास्ते पे होते हैं तो ऑर्फनेज की साइड से जो डीमंस है वो उनकी लोकेशन को जान के उन्हें हंट डाउन करने आ जाते हैं और रे को काफ़ी हद तक कॉर्नर्ड कर देते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद इंक्लूडिंग रे सारे ऑर्फेंस को 2 डिफरेंट अननोन डीमंस ऑर्फनेज वाले डीमंस से बचा के अपने हाइडआउट में शेल्टर देते हैं। लेकिन आखिर ये डीमंस हैं कौन और इन लोगों ने ऑर्फेंस को अपनी ही प्रजाति से क्यों बचाया, ये लास्ट एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस था। द प्रॉमिस नेवरलैंड एपिसोड 1 को समराइज करने के बाद हम एपिसोड 2 को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारा इंट्रो देख लीजिए। रे और एमा को जैसे ही पता चलता है कि वो जिन लोगों को अपना सेवियर समझ रहे थे वो असल में डीमंस हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने फेलो ऑर्फन्स की सेफ्टी के लिए कंसर्न होता है। ऑर्फन्स की नज़रों में तो सारे ही डीमंस इंसानों को खाने वाले रूथलेस मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनके अपने कोई इमोशंस नहीं होते। तो रे और एमा को जैसे ही अपने सेवियर्स की ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है तो उन्हें ये डर लगता है कि उनके फेलो ऑर्फन्स कहीं ऑलरेडी खाना लिए गए हों। लेकिन जब वो लोग अपने फेलो ऑर्फन्स को तलाशते हैं तो उन्हें अल्टीमेटली अपने फेलो ऑर्फन्स मिल जाते हैं, जो कि एकदम सही सलामत होते हैं। रे और एमा जब उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें साफ नज़र आता है कि जो सारे ऑर्फेंस हैं वो उनके सेवियर डीमंस के साथ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। ये सब होने के बाद वो दोनों डीमंस अपना नाम बताते हैं, जिनमें से जो फीमेल डीमन है उसका नाम होता है मुजिका और मेल डीमन का नाम सोंजो होता है। वो दोनों कहते हैं कि उनका ऑर्फेंस को हार्म करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, दे जस्ट वांट टू हेल्प देम आउट। मुजिका और सोंजो उन सारे ऑर्फेंस के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ उनके आराम करने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं, सो डैट उनका एग्जॉस्शन खत्म हो जाए। लेकिन रे और एमा फिर भी सो नहीं पाते और उन दोनों डीमंस में से सोंजो से अकेले में उन पे शक करने के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो उल्टा इनकी जान बचा ली। सोंजो रे और एमा की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें बताता है कि उसका ऑर्फेंस को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि है क्यूरियोसिटी। मुजिका और सोंजो दोनों रिलीजियस डीमंस हैं, जो कि सिर्फ ह्यूमंस के अलावा बाकी एनिमल्स का फ्लैश कंज्यूम करते हैं, लेकिन ह्यूमंस का नहीं करते, और साथ ही साथ उनका ऑर्फनेज से कोई लेना देना नहीं है। इतने समय तक सच्चाई से दूर रखे जाने के बाद सारे ऑर्फेंस के माइंड में रियल वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत ही सारे डाउट्स हैं, जो कि होना लाजमी भी हैं, और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए एमा और रे सोंजो के साथ बैठ जाते हैं। रे और एमा सोंजो से कई सारे सवाल करते हैं, जैसे कि 30 साल पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे उनका क्या हुआ, और करंट टाइम में दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं वो अर्थ है ही नहीं, बल्कि कोई दूसरा प्लेनेट है जहाँ पे डीमंस रहते हैं। साथ ही साथ ऑर्फेंस को बताया गया है कि ये लोग करंटली जिस ईयर में रह रहे हैं वो है 2046, पर क्या ये बात गलत हो सकती है। और सोंजो भी एमा और रे के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि काफ़ी वक्त से इनके वर्ल्ड में ह्यूमंस के साथ वही होता आ रहा है जो इनके साथ हो रहा है, इवन 30 साल पहले भी वही होता था। ये सारे लोग जिस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं वो कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि अर्थ ही है, जिसमें ह्यूमंस के साथ ही साथ डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। और आखिर में सोंजो ये भी कंफर्म करता है कि ये लोग जिस ईयर में रह रहे हैं वो 2046 ही है। और ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद सोंजो रे और एमा को एक बहुत ही पुराना किस्सा सुनाता है।
बहुत समय पहले वर्ल्ड में जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी तो डीमंस के लिए ह्यूमंस को खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। पहले तो जो ह्यूमन थे वो डीमन से बहुत ही ज़्यादा डरा करते थे और उसी डर की वजह से सरेंडर करके अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ह्यूमंस ने भी उल्टा डीमंस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही तरफ से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से दोनों डीमंस और ह्यूमन के बीच एक एंडलेस वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसको रोकना काफी ज्यादा जरूरी था। ये सब होने के बाद ह्यूमंस और डीमंस एक न्यूट्रल कंक्लूजन पे आए जिसके हिसाब से इन दोनों के वर्ल्ड्स को 2 डिफरेंट साइड में पार्टीशन कर दिया जाएगा, जिसके एक हाफ में ह्यूमंस रहेंगे तो दूसरे हाफ में डीमंस रहेंगे। अल्टीमेटली जाने से पहले ह्यूमन वाले साइड से कुछ ह्यूमंस डीमन वर्ल्ड को ऐसे प्रेजेंट दे दिए जाते हैं जिन्हें ब्रीड करवा के वो लोग डीमन वर्ल्ड में ही उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और बाद में फूड सप्लाईज की तरह यूज करते हैं। और इसी ब्रीडिंग सिस्टम को हम ऑर्फनेज और ह्यूमन फार्म्स के भी नाम से जानते हैं और एम्मा और रे को मिला के बाकी ऑर्फन्स भी इसका हिस्सा हैं। ये जो बात है ये 2000 साल पुरानी है और सारे एस्केप्ड एंड नॉन एस्केप्ड ऑर्फन्स वर्ल्ड के डीमन वाले साइड पे एग्जिस्ट करते हैं और अगर उन लोगों को फ्रीडम चाहिए तो उन्हें ह्यूमन वाले साइड जाना होगा। लेकिन ऐसा करना ह्यूमंस और डीमन के 2000 साल पहले वाले एग्रीमेंट के खिलाफ है, सो द ऑर्फन्स हैव टू फोर्स देयर वे थ्रू द डीमन वर्ल्ड। बाद में जब ऑर्फन्स उन दोनों डीमंस को अपने एस्केप प्लान के बारे में बताते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जो ऑर्फन्स है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से एस्केप करने वाले हैं तो वो दोनों डीमंस ऑर्फन्स को सजेस्ट करते हैं कि उन लोगों को सीधा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाने के पहले नॉर्थ में जाके साउथ ईस्ट की तरफ फ्लैंक करके उसे अचीव करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये सारे ऑर्फन्स डायरेक्टली साउथ ईस्ट की तरफ से एस्केप करने का प्लान बनाते हैं तो इन्हें अननेसेसरली बहुत ही सारे वाइल्ड डीमंस को फेस करना पड़ेगा which is not at all smart। तो अगर ये सारे ऑर्फन्स डीमंस के बनाए हुए प्लान को फॉलो करते हैं तो इन्हें अपनी डेस्टिनेशन में सेफली पहुंचने में टोटल 6 डेज लगेंगे और इन द मीन टाइम ये सारे डीमंस उन्हें सरवाइव करने के लिए ट्रेन करेंगे सो डैट वो सारे ऑर्फन्स अपना अपना इंडिविजुअली ख्याल रखना सीख सकें। सारे ऑर्फन्स अपने सर्वाइवल के लिए ट्रेन होते हैं लेकिन एमा को अपनी सर्वाइवल ट्रेनिंग के वक्त स्पेशली लिविंग बींग्स की जान लेने में बहुत ही मुश्किल आती है। लेकिन फॉरेस्ट में जो ह्यूमंस हैं उनका भी लिविंग बींग्स की जान लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ह्यूमंस को तो न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उन दोनों डीमंस में से जो सोंजो होता है वो एमा की उसके फियर को ओवरकम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके बाद वो दोनों डीमंस ऑर्फन्स को उनकी सर्वाइवल ट्रेनिंग धीरे धीरे देते जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें उनकी डेस्टिनेशन कवर भी कराते जाते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो यार भाई लोग, जैसा कि हमारा एपिसोड समाप्त हो गया है तो हम हमारे वीडियो को भी समाप्त कर देते हैं, जिसके साथ द प्रॉमिस नेवरलैंड का एपिसोड 2 कवर हो गया है। और जो द प्रॉमिस नेवरलैंड का नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट थर्सडे को रात 11:30 के बाद आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना भाई। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे दोस्त काफी कम रहे खुशमन, मुझसे ज्यादा जिए मेरे दुश्मन। नंबर 1 नहीं लाइफ मेरी +1, बाकियों की उम्र बढ़ती जाए के मरने का करे खुद मन। मिले इतनी लंबी उम्र हो जाए बोर तू, मिले बिना रेट की कमर मैं जिसे तोड़ तू। मजे में पहले दिन से हूँ हर दिन की तरक्की, जा तेज चलने वाले सबसे आगे दौड़ तू। Big mouth, I got a big smile, 3 souls and too many styles. You pick the fight, then I bombard, cause the shit is real, like it's Israel.